हमारे पड़ोस में इनाहे सुगरा रहती थी। कभी उन्होंने अच्छे दिन भी देखे थे, लेकिन बेवगी के बाद हालात ऐसे हो गए कि वो तेरे मेरे घर काम करने पर मजबूर हो गए। अम्मी ने इनको परेशान देखकर मुलाजमा रख लिया और वो हमारे घर काम करने लगे। इनाहे सुगुर का एक ही बेटा था जिसका नाम इरशाद था। इससे पढ़ने का शौक था, मगर इस खातून के हालात इजाज़त ना देते थे कि अपने बच्चे को पढ़ा सके। हालांकि गांव के स्कूल की फीस भी इन दिनों बराए नाम ही थी। जब उम्मी ने मुझे स्कूल दाखिल कराया, मेरी उम्र 5 बरस थी। पहले दिन स्कूल जाने का तजर्बा बाला रहा। लड़कियों ने मुझे सताया, बाल खींचे और कुछ लड़कों ने मेरी किताब छीनने की कोशिश की तो वो फट गई। मैं रोती हुई घर लौटी। माँ ने मुझे इस कदर गमज़दा और मलूल देखा, पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि स्कूल के लड़के और लड़कियां बहुत बारे हैं, वो मुझे तंग करते हैं, अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। इनाहे सुगुर ने साना तो बोले, मैं कल जाकर सारी बातें टीचर को बताऊंगी, वो उन बच्चों की पिटाई लगाएंगी। अगले दिन जब मैं इनाहे सुगुर के हमरा स्कूल जाने लगी तो उनके बेटे इरशाद ने कहा, इनाहे अगर आप मुझे स्कूल दाखिल करा दे तो मैं देखूंगा कि कौन नौरीन को कुछ कहता है। मैं इस बच्चे की ऐसी पिटाई लगाऊंगा कि वो याद करेगा। इस पर उम्मी बोले, बेटे तुम स्कूल में दाखिला ले लो और नौरीन के साथ आया जाया करो। तुम्हारी फीस, किताबों का खर्चा सब मैं दूंगी। इनाहे सुगरा की तो दिली मुराद बर आए। अगले दिन इरशाद को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ा था। हम इकट्ठे स्कूल जाते। मुझे इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता, यूं मेरी इसके साथ उनसेत हो गई। इरशाद रोज़ाना शाम को किताबें लेकर आ जाता, हम मिलकर सबक याद करते। बड़ा होने की वजह से वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। हम दोनों भैया के कमरे में बैठकर पढ़ते क्योंकि मीर अबे शहर पढ़ने गया हुआ था। इन दिनों मेरी उम्र 9-10 साल के करीब थी। इतनी मासूम थी कि दुनिया की बातों को नहीं समझती थी, मगर इरशाद 13-14 बरस का था। इसके बारे में घर वालों को कोई बदगुमानी न थी। अम्मी इसे अपने बच्चों जैसा समझती थी और अब ज्यादा उसका ख्याल रखने लगे। कहती थी कि इरशाद स्कूल में नौरीन का ख्याल करता है, तभी शरीर बच्चे उसको तंग नहीं करते। यूं ही 2 साल गुजर गए। अब इरशाद में कुछ तब्दीली आने लगी। मैं और वो जब तन्हा होते वो मुझसे अजीबो गरीब बातें करने लगता। इन बातों का रद्द अमल ये होता कि मैं परेशान भी होती थी और कभी झीम जाती, लेकिन इन बातों का जिक्र मैं कभी किसी से न करती थी क्योंकि मैं इसको अपना मुहाफिज समझती थी। इसका साथ मेरे लिए बड़ा सहारा था। मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि वो कहीं चला जाए। तभी इसकी हर बात मान लेती, जो बातें बारी लगती नज़रअंदाज कर दिया करती और पूरी पूरी राजदारी से काम भी लेती। इस रोज़ हमारे यहाँ एक खुशी की तकरीब थी। सवामी ने इरशाद को रोक लिया कि कामों में हाथ बटाए। काम करते हुए वो गुनगुनाने लगा तो पता चला कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बस फिर किया था। हर एक ने इससे फरमाइश की कि वो कोई गाना सुनाए। इसने बहुत इसरार पर कुछ शादी के मौका के खुशी भरे गीत सुनाए तो मेहमान झूम अलिफाट है। फिर तो सारी रात इसके गीतों ने रुत जगह में समा बांध दिया। जब सब थक कर सोने चले गए तब इम ने इरशाद से कहा कि तुम भी यही मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ। सभी नींद की आगोश में जा चुके थे, लेकिन मुझे और इरशाद को नींद न आई। हम दोनों जाग रहे थे। पहले वो अलिफाटे और सहन में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गया, फिर मैं उसके पीछे कमरे से बाहर आ गई। वो बोला, बाहर क्यों आई हो? क्या नींद नहीं आ रही? हाँ, मैंने कहा, नींद बिल्कुल नहीं आ रही। बेचैनी सी हो रही है। ज्यादा देर तक जागने से ऐसा हो जाता है, थकन हो जाए तो भी नींद नहीं आती। इस रात हम दोनों जागते रहे और हमने ख्वाब बातें की। मुझे ज़रा भी एहसास न हुआ कि वो हमारी मुलाजमा का लड़का है और मेरा इसका कोई मेल नहीं है। इस रात पहली बार कम उम्री के बावजूद मोहब्बत की अहमियत और दूसरी कई पुरकशिश बातों से आशना हो जो ज़िंदगी में यादगार बन जाती हैं। पौ फटने से पहले मैं इरशाद के साथ सहन से अलिफाटे कर अपने कमरे में आ गई और आंखें मूंद कर सोती बन गई। इस वक्त मेरी उम्र 10 बरस थी और ये वो उम्र होती है जब ज़ुबान चुप रहती है मगर आंखें बोलती हैं।
उन्हीं दिनों जब मुझे अपने हसन और उम्र की दिलकशी का पहली बार एहसास हुआ तो मैंने इरशाद के बारे सोचना शुरू किया। मैं इसमें दिलचस्पी ज़रूर रखती थी, लेकिन मोहब्बत मुझे इससे न थी। न कभी ये सोचा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, बल्कि अब तो सोचती कि अगर इससे अच्छा कोई और मिल जाए तो मैं अपनी मुलाजमा के इस सुपूत की जानिब मुड़कर भी ना देखूंगी। मजबूरी ये थी कि मुझे अभी तक स्कूल में इरशाद के प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, और उसके साथ रहने की आदत ऐसी पड़ गई थी कि इसके बगैर खुद को तन्हा और अधूरा ख्याल करती थी। दरअसल मैं इरशाद को नहीं, उसकी बातों को पसंद करती थी, जिनसे मुझको रूहानी सुकून मिलता था। एक रोज़ गांव में किसी का इंतकाल हो गया। घर वाले वहां चले गए। इरशाद और उसकी बहन को हमारे पास छोड़ गए ताकि हम अकेले ना रहें। इसकी बहन तो खाना खाकर सो गई में, और इरशाद बातों के चस्के में बैठ गए कि हमको अभी नींद ना आ रही थी। ये दिन मेरी जिंदगी का सियाह तरीन दिन था। हम आधी रात को बातों में महव थे। एहसास न हुआ कि आपा का मंगेतर जमाल कब वहां आया और हमारी बातें सुनतार बहलाने का। हम गलत किस्म की बातें ना कर रहे थे, लेकिन इस शख्स के लिए तो यही जुर्म कम न था कि लड़का और लड़की तन्हाई में आधी रात को बातों में मगन हूँ। बहरहाल जमाल भाई दबे कदमों कमरे में आए और हमको बहुत बारा भला कहा। उन्होंने इरशाद को तो 2-4 जूते भी लगाए कि नौकरानी के बच्चे, तेरी ये हिम्मत, अपनी औकात भूल गया तो। उन्होंने बाजू से पकड़कर उसको उसी वक्त घर से निकाल दिया और बोले, अब कभी मैं तेरी सूरत ना देखूं, अब कभी इधर का रुख न करना, वरना तेरी गर्दन मरवा दूंगा। इरशाद तो इस दिन से ऐसा गया, फिर कभी लूट कर न आया, लेकिन मैं कम नसीब आज भी एक ग्रां बोझ तले दबी सिसक रही हूँ। मेरा ख्याल था कि जमाल भाई ख्वाब इस वाक़ये की तशहीर करेंगे, अम्मी अब्बा से भी शिकायत करेंगे, बाजी को बताएंगे कि देखो तुम्हारी बहन की ये हरकतें हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा न किया, बल्कि इस जुर्म की उन्होंने मुझे ऐसी सज़ा दी कि काश मुझको मौत ही आ जाती तो अच्छा था। अब जब मौका मिलता, वो इस बात की आड़ में मेरे नज़दीक आ जाते, धमकियां देते, अगर मेरा साथ न दिया तो सारे ज़माने में रसवा कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी, ना ही तुम्हारी कभी शादी हो सकेगी। मैं सहम कर रह जाती, अंदर ही अंदर घटती रहती। ये बातें ऐसी थीं कि हम सी बच्चियां उनको ज़ुबान पर लाने से कटने लगती हैं। मुझ पर उनका इस कदर रोब व दहशत तारी हुई कि उनके देखे से मेरी रूह फना हो जाती। दिल से चाहती थी कि इमसी कह दूं कि इस अजाब से जान छूट जाए, फिर आपा का ख्याल आता। वो उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। 6 माह बाद इनकी शादी होने वाली थी। अम्मी से कहूँ या आपा ही से कह दूं, बस ये सोचते सोचते सुबह हो जाती। मैं एक कम सुन बच्ची, अक्ल कम और खौफ ज्यादा। इतना हौसला था और ना इखलाकी जुरत, और जमाल का ये आलम जब तन्हाद के ती बाह पकड़ लेते, तबद्दुल से दुआ करती, या अल्लाह कहीं से आबा भाई आ जाएं और इस मरदूद को देख ले। बेशक मुझे जो बारा भला कहीं, लेकिन इस खबीस इंसान का तो इसी वक्त फैसला कर डालेंगे। बहुत ताके होता था अपनी बुज़दिली पर। सब कहते, नौरीन को देखो, कितनी अच्छी तरबियत माँ ने इसे दी है कि चुप रहती है, खामखा चपड़ चपड़ नहीं करती, फालतू बात तो करना जानती ही नहीं, जैसे इसके मुंह में ज़ुबान ही ना हो। अच्छी लड़कियों के यही तौर-अतवार होते हैं कि फजूल में हर वक्त बातें ना बगैर, बातअक्लमंद और संजीदा लड़की है। तभी मैं सोचती कि काश कि मेरी ज़बान होती, मैं चपड़ चपड़ ही बोलती मगर बोल सकती। अब तो किसी ने मेरी कुव्वत गोयाई छीन ली थी। एक बार हिम्मत करके आपी से कहा, आपी, आपके मंगेतर अच्छे इंसान नहीं लगते, आप उनसे शादी ना करें, इनकार कर दें। मेरा इतना कहना था कि वो अनहू से बेजेका उठी, क्यों? क्या तुम मुझसे जेलस हो या जमाल तुमको पसंद आ गए हैं? क्यों ना करूं मैं उनसे शादी भाई? क्या तुम करना चाहती हो जमाल से शादी? अलिफाफ मेरे अल्लाह, मैं तो कहकर पछताए। वो तो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गई, हालांकि मुझसे आपा बेहद प्यार करती थी, कभी डांटा तक ना था। पहली बार मैंने उनकी डांट खाई तो रूहांसी होकर कमरे में जा छुपी और खूब रोए। शायद ये मौजू ही इतना नाजुक था कि आपा इस बारे दूसरी कोई बात सोच ना सकती थी।
कुछ सोचने पर उनके सपनों का शीश महल जो उनके सर पर गिर जाता। अलिफाफ लड़कियां तो बस लड़कियां यही होती हैं, चाहे वो जिस उम्र की भी हों, और हमारा ये मुआशरा गूंगा बहरा मगरांद हीरे में तीरों तलवारें चलाने वाला तभी बेकसूर के जहां सर कलम हो जाते हैं और कसूरवार सर खुरू होकर शराफत के तमगे अपने सीने पर सजाए फिरते हैं और लोग उनकी शराफत और नजाबत को झक झक कर सलाम करने लगते हैं। आपा की शादी का दिन आ गया। वो बहुत खुश थी। शादी की तैयारियां दाहोम धाम से हुई। एपा लहन बन गई और बदरू जमाल दूल्हा। वो बया कर मेरी प्यारी आपी को अपने घर ले गया। वो मेरा दूल्हा भाई बन गया। इस कशिश को दूल्हा भाई कहने का मेरा अव्वल ना चाहता। मैंने ना तो नेग लिया और ना जूता छपाई में हिस्सा लिया। जब जूता छपाई की रस्म होने लगी मैं छत पर चली गई और छप कर बैठ गई। आपा की रुखसती तक वहां ही छपी रही। क्या बताओ कनाडा के हो रहा था मुझको कि मेरी प्यारी बहन की शादी किस कदर उनफेयर आदमी से हो रही थी जो मेरी पाकीज़ा बहन के लायक न था। आपा की शादी के बाद उम्मी और मेरी मंझली बहन उनके घर जाती मगर मैं न जाती। आपा शकोकर थी। नौरीन तुम क्यों मेरे घर नहीं आती? मैं बहाना कर देती, वो खामोश हो जाती। उम्मी भी कहती, नौरीन तुम क्यों बहन के घर नहीं जाती? जब उनकी सास हमारी दावत करती हैं, खाने पर बुलाती हैं, तब भी तुम बहाने करती हो। उम्मी मुझे उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता और कोई बहाना सूझता ही ना था। तब उम्मी इतना कहकर चाप हो जाती कि अजीब लड़की हो, आपा के यहाँ अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया। सभी खुश थे। इनाहे जबरदस्ती मुझे उनके घर ले गई। वहां तो मुझको दो घड़ी बैठना दो भर हो गया कि जिमल का छोटा भाई हमारे अर्द गिर्द मन लाने लगा। अल्लाह ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बड़े भाई तो बड़े, छोटे भी सुभान अल्लाह। जी चाहा कि अभी यहाँ से अलफाटे कर भाग जाऊं। मेरे तो दम अमजेने लगा। कसम खाई के अब तो कभी इधर का रुख ना करूंगी। मगर ये दिन यौम आखिर ना था। इसके बाद भी कई बार मुझे आपा के घर जाना पड़ा यूं कि फिर दूसरे बच्चे की पैदाइश पर वो अस्पताल में और मैं उनके घर उनके मुन्ने को संभाल रही होती। मगर ये भर अपर उघर था आपा की नंद और सास मेरे हमरा होत, तब मुझको किसी बात का धड़का ना रहता। गरज के ऐसे वक्त गुजरता गया। मुझली बहन की शादी हो गई। मैं भी बड़ी और समझदार हो चुकी थी और अब मेरी बारी थी। आपा की सास ने अपने छोटे बेटे के लिए जाने कब से मुझको पसंद करके ये राज दिल में रख लिया था। अब उन्होंने और उनके शौहर ने अपनी गुफ्तगू का जादू चलाया और मेरा शत्ता कमाल के लिए मान लिया बल्कि मनवा लिया। आपा भी इस बंधन से खुश थी मगर दूल्हा भाई इस मामले से दावर दावर और न्यूट्रल रहे। मैं किसी सूरत आपा की देवरानी बनकर उनके घर न जाना चाहती थी। माजी का तल्ख तजर्बा अभी तक मेरे ज़हीन पर ताज़ियाने लगाता था। ये तो एहसास खम था जो भरने वाला ही ना था।